जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो करंट अफेयर सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी सितंबर अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर हो चुका था और नवंबर 22 के करंट अफेयर में जो है हम लोग पॉलिटी सेक्शन कर चुके थे। ठीक है। तो आईआर सेक्शन को लेके हम लोग जो कल टॉपिक डिस्कस किए थे आसियान वाला, वो नवंबर मंथ के आईआर से ही था। तो आज जो है हम लोग आईआर खत्म करेंगे, नवंबर मंथ का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्सन है। ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो है जियो पॉलिटिक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का वाला टॉपिक ये है कि भाई जो ये रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर छिड़ा, ठीक है, तो उसके बीच में आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लैक सी है, ठीक है, और यहाँ पे रसिया है और ये यूक्रेन है। तो यहाँ मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने को ये है कि सबसे पहले जितने भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में जितने भी सी होते हैं, ब्लैक सी हुआ, मेडिटेरियन सी हुआ, बाल्टिक सी हुआ, इसके अलावा कितने सी होते हैं, जो भी सी होते हैं, कैस्पियन सी हो गया, तो उस डेड सी हो गया, तो इसके अलावा सभी के जो बॉर्डरिंग स्टेट होते हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बॉर्डरिंग स्टेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि ब्लैक सी जो है वो न्यूज में है, तो यहाँ मैं ब्लैक सी के बारे में बताऊंगा कि ब्लैक सी है, ये 6 कंट्री से घिरा हुआ है, रसिया, यूक्रेन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, और यहाँ पे एक कंट्री है टर्की, इसके बाद जॉर्जिया। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो 6 हो गए। इन 6 कंट्री से बेसिकली जो है ये घिरा हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए भाई कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर लगता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, रसिया ईस्ट की तरफ है, यूक्रेन नॉर्थ है, टर्की साउथ में है, ठीक है, वेस्ट में बुल्गारिया और रोमानिया है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया, न्यूज में इसलिए आया कि ब्लैक सी जो है ये ट्रेड रूट है, ये एक प्रकार से यहाँ से व्यापार होता है रसिया और यूक्रेन का। मान लीजिए रसिया को कहीं भेजना है, टर्की भेजना है, तो रसिया इसके थ्रू जाएगा, यूक्रेन को भेजना है टर्की, तो यूक्रेन इसके थ्रू जाएगा। तो जब वॉर छिड़ता है तो एक दूसरे के सप्लाई चेन को भी बाधित किया जाता है। मान लीजिए 2 कंट्री के बीच में वॉर छिड़ गया, तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, तो हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन बाधित हो जाता है। तो क्या होता है, डिसरप्ट सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, डिसरप्ट किया जाता है, उसको ब्लॉक किया जाता है, डिसरप्ट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। तो उसी को लेके ये न्यूज में हुआ कि भाई ये आपस में जब लड़ाई किए तो ये सप्लाई चेन ब्लॉक कर दिए, उससे क्या हुआ, फूड इन्फ्लेशन हो गया। क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे बाधित हो गया सप्लाई चेन। यूक्रेन यूक्रेन जो होता है व्हीट, राइस, इन सभी का उपज काफी ज्यादा होता है, चावल का और गेहूं का, इसके अलावा मेज, मक्के का, इसके अलावा रेप सीड, इसके अलावा मस्टर्ड, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल। तो यूक्रेन जो अच्छी खासी उपज करता है, तो वो बेसिकली सप्लाई करता है सस्ते रेट पे, मान लीजिए टर्की को। तो सप्लाई अगर बाधित हो जाएगा तो क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा टर्की में, और भी जो कंट्री है उनको फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा, और उसका ग्लोबल इकोनॉमिक इफेक्ट होता है, ट्रेड का इफेक्ट आता है। तो आपको जो बेसिकली टॉपिक यही है कि भाई जो जियो पॉलिटिक्स है, रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की वजह से जो फूड इन्फ्लेशन हो गया है या सप्लाई चेन बाधित हो गई, इकोनॉमी प्रभावित हो गई है, उसको लेके ब्लैक सी ग्रेन डील किया गया है, ठीक है। अब ये ब्लैक सी ग्रेन डील जो है ये आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले किन 2 कंट्री के बीच में है। तो ये रसिया और यूक्रेन के बीच में। आपसे पूछ दिया जाए भाई कि ब्लैक सी ग्रेन डील जो है ये किन 2 कंट्री के बीच में है, तो ये रसिया और यूक्रेन के बीच में है, ठीक है। किसके द्वारा ब्रोकर्ड है, किसके द्वारा किया गया है ये, तो यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा किया गया, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्लैक सी ग्रेन डील यही है कि भाई एक दूसरे के जो है इस प्रकार से जो भी ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उसको बाधित ना किया जाए, ठीक है, ताकि फूड प्राइस ज्यादा ना इंक्रीज हो, ठीक। अब यहाँ मुझे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताने को है कि भाई आप अगर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें पोर्ट्स पूछे जाते हैं कि भाई ये पोर्ट्स जो है वो किस सी या किस नदी या किस ओशियन के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे 3 पोर्ट्स का नाम दे दिया है, ठीक है, ये 3 की पोर्ट्स का नाम दिया जो कि यूक्रेन एक्सपोर्ट के लिए यूज किया करता है। तो आपको इन तीनों पोर्ट्स के नाम याद होने चाहिए। अगर आप पीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे या यूपीएससी में पूछा जा सकता है भाई ये पोर्ट जो है वो कौन से कंट्री जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, इसके अलावा यहाँ पे कौन से सी के एक प्रकार से किनारे ये पोर्ट है, ठीक है। तो आपको इन तीनों पोर्ट्स के नाम पता होने चाहिए। इन तीनों पोर्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, चोर्नो मॉस्क, ओडेशा, और ये भी जो भी है यूजनी, और थोड़ा सा मुश्किल नाम होता है ये पोर्ट्स होते हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी हम लोग बार बार यूज करते हैं कि भाई सभी लोग हैं दुनिया में, ठीक है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, उनको एक एक्सेस सफिशियंट फूड उनको मिलना चाहिए। सबसे जो बेसिक नीड है खाना, ठीक है, वो मिलना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी जो है इससे प्रभावित होती है, इस तरह कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वॉर छिड़ जाता है, सप्लाई चेन बाधित किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ग्लिचेज आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो उसको बेसिकली जो है उससे फूड चेन प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये फूड सिक्योरिटी वाला एक प्रकार से इशू हो जाता है कि इसलिए ये आपको पता क्या होना चाहिए
एक तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी से कौन से बॉर्डरिंग स्टेट है आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये ब्लैक सी ग्रेन डील जो है वो रसिया यूक्रेन के बीच में हुआ है और यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने ब्रोकर्ड किया, एक प्रकार से मध्यस्थता की है। तुर्की क्यों? क्योंकि तुर्की आप देख सकते हैं सबसे बड़ा बॉर्डर मेरे ख्याल से तुर्की का ही जो है वो लग रहा है ब्लैक सी से, ठीक। तो ये टॉपिक बेसिकली इसीलिए न्यूज में था, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक, कि भाई रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से जो है ये चीजें प्रभावित हुई, ठीक। इसके अलावा जैसे पहले भी कई ऐसे क्या कहते हैं इवेंट्स हुए हैं जिनके द्वारा जो है बेसिकली फूड सप्लाई को जिसको बेसिकली जो है कंट्रोल करने के लिए जो है अलग अलग, जैसे G7 है, G7 ने जो है ग्लोबल अलायंस ऑन फूड सिक्योरिटी, तो G7 ने ग्लोबल अलायंस ऑन फूड सिक्योरिटी जो है ये बेसिकली आपका जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ उसी टाइम जो है ये अलायंस साइन किया गया कि भाई फूड सिक्योरिटी पे इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये जो है एक प्रकार से सपोर्ट किया था FAO के द्वारा। FAO जो है ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्टेड बाय FAO, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए भाई इस तरह के जो अलायंस होते हैं ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करते हैं। जैसे G7 ने क्या किया, ग्लोबल अलायंस ऑन फूड सिक्योरिटी रसिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, और ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है सपोर्टेड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली में है, रोम में है, 1945 में स्टेब्लिश हुआ था और फूड सिक्योरिटी पे इसका ध्यान रहता है। और FAO कौन कौन सा रिपोर्ट जो है वो जारी करता है ये भी आपको पता होना, जैसे स्टेट ऑफ हंगर रिपोर्ट, इस तरह के जो रिपोर्ट्स होते हैं जारी किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो अगला जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में हुआ इंडियन डायस्पोरा इन UK। तो भाई जो भी इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, बेसिकली उसके लिए एक खास दिन था। क्या खास दिन था कि भाई 130th एनिवर्सरी मनाया गया। किस बात का एनिवर्सरी मनाया गया? जो दादा भाई नौरोजी थे, एक प्रकार से जो फ्रीडम फाइटर थे इंडिया से, इंडियन ओरिजिन के थे, वो वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रकार से इलेक्ट हुए थे। मतलब समझिए कि जैसे हम लोग के देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, ठीक है। सिमिलरली जो है ब्रिटेन में भी अपर हाउस और लोअर हाउस है। तो अपर हाउस जो ब्रिटेन का है वो क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वहाँ का अपर हाउस है और वहाँ का जो लोअर हाउस है वो क्या है? हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग MP सेलेक्ट करते हैं हर साल, मतलब हर 5 साल पे हम लोग जो है MP MLA सेलेक्ट करते हैं, सिमिलरली जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ के जो भी नागरिक हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो जो है अपने MP सेलेक्ट करते हैं और वो हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होकर जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज इसलिए आया कि एक समय था लगभग 130 साल पहले जो हाउस ऑफ कॉमन था उसमें दादा भाई नौरोजी जो थे वो इलेक्ट होकर वहां पे गए थे। तो ये कि ऐसे पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पहले व्यक्ति थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होके गए थे, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब चूंकि दादा भाई नौरोजी यहाँ पे न्यूज में आ गए, ठीक है, तो आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और ये टॉपिक आपके मॉडर्न हिस्ट्री से जो आपका है उससे रिलेटेड हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन सा बुक उन्होंने लिखा, कौन सी जर्नल्स उन्होंने लिखे, कौन सी पत्रिकाएं वो लिखते थे, उनका स्लोगन्स क्या था, उन्होंने कौन कौन से सेशंस में अध्यक्षता की थी, ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में 2-4 पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, ये पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि अभी इंडिया में जियो पारसी स्कीम लाया गया है, वो पारसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन इंडिया में कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए जियो पारसी स्कीम लाया गया है। इसके अलावा जो ड्रेन थ्योरी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसकी ओर सबसे पहले ध्यान इन्होंने आकर्षित किया। ये थ्योरी क्या थी बेसिकली कि भाई इंडिया में रॉ मटेरियल था, इंडिया में चाहे आपको कॉटन को लेकर रॉ मटेरियल था या और भी रॉ मटेरियल्स थे, तो बेसिकली ब्रिटिश क्या करती थी कि यहाँ के रॉ मटेरियल को जो है इंपोर्ट करती थी अपने कंट्री में, इंपोर्ट क्या करती थी यहाँ से ले जाती थी, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पे, ठीक। उसके बाद जो है वहां से एक प्रकार से फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी कपड़े हुए या जो भी हुआ उसको बना के एक प्रकार से मार्केट में लाती थी, उससे ब्रिटिश को काफी फायदा होता था। तो उससे क्या हुआ बेसिकली यहाँ से एक प्रकार से पैसा बाहर जा रहा था। दूसरी बात, एक ड्रेन थ्योरी ये थी कि जो भी इंडिया में काम करने वाले जो भी अफसर थे, मिनिस्टर्स थे, जो भी एक प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, उनके एक प्रकार से सैलरी, उनके जो अलाउंसेस थे वो भी यहाँ के एक प्रकार से लोगों के द्वारा पे किए जाते थे। तो इसकी तरफ जो है दादा भाई नौरोजी ने ध्यान खींचा लोगों का। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। तो इन सभी का जो है साल आपको याद होना चाहिए भाई कौन कौन सा कांग्रेस सेशन में उन्होंने प्रेसिडेंसी एक प्रकार से जो है प्रेसिडेंट बने थे। तो 1886, ठीक, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। तो 1906 में लास्ट टाइम जो है ये कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने की थी, प्रेसिडेंट बने थे।
और ये कलकत्ता सेशन था, ठीक है। तो आपको सेशन का नाम भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सेशन था। तो ये कलकत्ता में 1906 में जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे। और 1905 का भी आपको पता होना चाहिए, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे और वो बनारस में प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इसके अलावा 1907 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रेसिडेंट, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ये कहाँ हुआ था, सूरत सेशन था 1907 में, और मेरे ख्याल से रास बिहारी बोस जो थे ये इसके प्रेसिडेंट थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है सूरत स्प्लिट हो गया था, फिर से 1916 में जो है मेरे ख्याल से लखनऊ में आरसी मजूमदार के द्वारा एक प्रकार से प्रेसिडेंट बने थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी न्यूज में थे, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ पत्रिकाएं, एक पत्रिका जो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, रस्त गुफ्तार। तो रस्त गुफ्तार जो पत्रिका मंथली पत्रिका थी, जिसको इंग्लिश में जर्नल कहते हैं, वो इनके द्वारा निकाला जाता था। इसके अलावा न्यूज़पेपर, जो इनका न्यूज़पेपर आपको पता होना चाहिए कि इनका न्यूज़पेपर जो था एक प्रकार से उसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि भाई वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये न्यूज़पेपर किसका था, तो दादा भाई नौरोजी का था, ठीक। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक प्रकार से बनाया था, जिसके ये फाउंडर थे, लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो लंदन इंडियन सोसाइटी जो है, अगर आपसे पूछ ले इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर दादा भाई नौरोजी थे। इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसके फाउंडर भी जो हैं वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे फैक्ट्स आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बुक भी इन्होंने लिखा था, जिस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो भी स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, ठीक है, राजीव वहीर, उनको आइडिया होगा कि भाई ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं वो उस बुक में कवर हैं। और आपको नहीं पता है तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी के सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब चूंकि इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है, जो यहाँ के ओरिजिन के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनको हम लोग चेक कर लेते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये है कि भाई वहाँ स्टेटस है, वहाँ का जो भी एक प्रकार से पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन है, जो हाउस ऑफ कॉमन है मतलब लोअर हाउस है, उसमें ऑलमोस्ट 15 जो है एमपी वो इंडियन ओरिजिन है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं मतलब अपर हाउस है, वहाँ 25 एमपी जो है वो इंडियन ओरिजिन है। तो एक प्रकार से इंडियन जो भी ओरिजिन के वहाँ पे लोग हैं उनका एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है, ऐसी बात नहीं है, गरीब है, ठीक है। और उसका एक योगदान इकोनॉमिकली भी हो जाता है। जो रेमिटेंसेज भेजते हैं, रेमिटेंसेज आप समझते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंसेज इंडिया में आते हैं, एक प्रकार से मान लीजिए कोई यहाँ से बाहर जाता है, वहाँ काम करता है, तो अपनी फैमिली के लिए जो भी पैसे वो भेजता है, तो वो यहाँ की इकोनॉमी एक प्रकार से कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो फॉरेन रेमिटेंसेज जो है इंडिया का फॉरेन रेमिटेंसेज मेरे ख्याल से इंडिया फर्स्ट नंबर पे है पूरी दुनिया में, जिसके सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो 2011 का सेंसस यूनाइटेड किंगडम का हुआ था, कि जो जिस प्रकार से सेंसस पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में होता रहता है, इंडिया में भी लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, तो वहाँ पे पाया गया कि 2.5% ऑफ यूके पॉपुलेशन, तो यूनाइटेड किंगडम का जो भी पॉपुलेशन है उसका 2.5% जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे प्रॉस्परस हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने बताया कि जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें 15 मेंबर्स हैं और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं उसमें 25 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेती रहती है, भाई जो भी इंडियन ओरिजिन लोग हैं बाहर के हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार से सम्मानित किया जाए, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, समय समय पे वो हेल्प भी करते हैं इंडिया की। तो एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये सभी आप लोगों को पता होगा कि भाई 9 जनवरी 1915 को जो है 9 जन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे। तो महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आए थे, तो उसी को एक प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2003 से जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, ठीक है। और 2015 से हर 2 साल मतलब एवरी 2 ईयर, 2015 से एवरी 2 ईयर जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी, ठीक है, ये मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात जो फैक्ट्स है कि भाई क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे, पहली बात। दूसरी बात 2003 में जो है ऐसा डिसाइड किया गया कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। 2015 से जो है हर 2 साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस जो है। इसके बारे में ये सारे सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इस साल जो है इसका कन्वेंशन जो हुआ वो इंदौर में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एक प्रकार से सम्मानित किया जाता है कुछ लोगों को, प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड एक प्रकार से मिलता है, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अवार्ड जो है वो दिया जाता है जो भी एनआरआई होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन, तो एनआरआई और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको एक प्रकार से जो है सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी फैक्ट्स जो है आपको
पता होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से 17th जो इस बार वाला जो था वो 17th एक प्रकार से प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, जो कि इंदौर एमपी में हुआ था। तो ये सभी के सभी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और इसका क्या थीम था एक बार ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है नो इंडिया प्रोग्राम, तो ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक प्रकार से पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो एक प्रकार से विदेश मंत्रालय है। और नो इंडिया प्रोग्राम जो है इसमें भी यही है कि जो भी इंडियन ओरिजिन यूथ है, इंडियन ओरिजिन यूथ, ठीक है, जो भी इंडियन ओरिजिन यूथ है उनको जो है इंडिया के कल्चर, यहाँ के रूट्स के बारे में बताना, ठीक है। इनका एज डिसाइड किया गया है, यूथ का मतलब ये नहीं बुढ़े, 18 से 30 साल एज डिसाइड कर दिया गया कि भाई 18 से 30 साल के जो लोग हैं उनको, जो बच्चे हैं या जो यूथ है उनको किस प्रकार से जो है यहाँ के रूट्स, यहाँ के कल्चर के बारे में अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की पहल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा बता रहा हूँ, तेजी से कवर कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा समय नहीं है और मैं चाहता हूँ कि 2 महीने में जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाए जल्दी से। नेक्स्ट इज साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मान लीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसमें जो साउथ वाला जो एक प्रकार से हिस्सा है, साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका अपने आप में एक कंट्री है, मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है साउथ अफ्रीका, अफ्रीका जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, महाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो है एससीडीसी एक प्रकार से जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो एससीडीसी का फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी, ठीक। इसमें कुल मिला के 16 अफ्रीकन कंट्री आते हैं। यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें साउथ अफ्रीका भी है, यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ मोजाम्बिक है, इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 16 अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, बेसिकली इंडिया साइंड, इंडिया एस्टेब्लिश हुई थी आपके 1980 में, और इंडिया जो है इससे जुड़ा है 1997 में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा बेसिकली इसका पर्पज क्या है, तो हुआ क्या कि बेसिकली जो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। और एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम ये है कि भाई जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो भी यहाँ से निर्यात होता है, उसको किस प्रकार से मदद किया जाए, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए किसी प्रकार की उसको लैंडिंग की आवश्यकता है उसको, तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो एग्जिम बैंक है वो उसको मदद करेगी, ठीक। तो एग्जिम बैंक 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और आरबीआई इसको रेगुलेट करती है और एक्सपोर्ट और जो भी सप्लायर्स हैं उनको मदद करने के लिए, ठीक। अब ये एससीडीसी क्या है, ये बेसिकली जो भी साउथ अफ्रीकन कंट्री हैं, अफ्रीकन की बात यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ के जो कंट्री हैं उनके साथ एक प्रकार से जो है ट्रेड, सबसे पहली बात ट्रेड सस्टेनेबिलिटी, मतलब आपस में किस प्रकार से रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, आपस में किस प्रकार से रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, आपस में किस प्रकार से जो ट्रेड है, समझ रहे हैं ना, ट्रेड को ऑलमोस्ट $200 बिलियन तक 2030 तक पहुंचाना है, ठीक। तो ये सभी इसका मोटिव है। तो आपको एससीडीसी साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया कि भाई 16 कंट्रीज हैं साउथ की, उससे इंडिया जो है वो ये करना चाहता है। इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस पहली बात ये है कि जो ये साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी में जो कंट्रीज हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट में आपका जैसे कि लिथियम आ जाता है, ठीक है, लिथियम आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, ग्रेफाइट, ठीक। इसके अलावा आपका कोबाल्ट आ जाता है, लिथियम ग्रेफाइट कोबाल्ट आ जाता है, फिर आपका निकल आता है, फिर आपका कॉपर आता है। तो ये सभी जितने भी साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, इनके कम्युनिटीज हैं, इनके बेसिकली जो हैं इनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई जिनका एक्सट्रैक्शन मुश्किल होता है, जिनका एक्सट्रैक्शन मुश्किल होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो कम पाया जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन मुश्किल होता है, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पाया जाता है। और चाइना का कंट्रोल है, चाइना का जो है कंट्रोल है वो रेयर अर्थ एलिमेंट पे, ठीक है। तो इंडिया जो है वो रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है और इन सभी एलिमेंट्स का चूंकि इंडिया जो है इंपोर्ट करना चाहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल, मिनरल फ्यूल्स, ये सभी इंडिया जो है बेसिकली इंपोर्ट करता है और कुछ चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। और इंडिया का ठीक ठाक ट्रेड रिलेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है $30 बिलियन का जो है 2021 में इंडिया का ट्रेड है वो एससीडीसी साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट एक प्रकार से जो कंट्रीज हैं, ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं इनके साथ इंडिया का ये ट्रेड की स्थिति है, ठीक।
तो आपको समझ में आ गया होगा भाई ये सभी कंट्रीज हैं। इसके अलावा इसके समझ सकते हैं कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये ओशियन से चारों तरफ से घिरी हुई हैं, ठीक है। तो इंडिया को मान लीजिए कुछ ट्रेड करना है, इंडिया को इसके थ्रू जाना है, तो अपनी मैरीटाइम इशू का मतलब जो भी किसी प्रकार का जो है पायरेसी ना हो, समझ रहे हैं ना, किसी प्रकार का पायरेसी ना हो, मैरीटाइम पायरेसी ना हो, तो उसको एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंश्योरमेंट के लिए, चाहे साउथ साउथ कॉपरेशन, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे साउथ साउथ कॉपरेशन क्या होता है, कि जो भी साउथ साउथ की जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके साथ किस प्रकार से रिलेशन बनाना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का जो एक प्रकार से इनिशिएटिव है, दो इनिशिएटिव आप लोग बार बार न्यूज में सुनते होंगे, सागर और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो सागर जो है, सागर इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। किस रीजन में? तो इंडियन ओशियन रीजन में सभी को एक प्रकार से ट्रेड करने की वो मिले। चाइना चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशियन रीजन को, तो सागर का ये मतलब है। और दूसरा है एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भाई एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर ये किस लिए है, तो ये बेसिकली इंडिया और जापान, तो इंडिया और जापान मिलके जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो अफ्रीका का महाद्वीप है, उसमें किस प्रकार से जो है एक प्रकार से रिलेशंस इंप्रूव करें, चाहे ट्रेड हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे सोशल हो, तो उसके लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। और जो इंडियन ओशियन रीजन है, जो भी हिंद महासागर के प्रकार से है, उसमें किसी प्रकार का चाइना का कंट्रोल जो है उसको कम करना, और उसको फ्री, एक प्रकार से फ्री ओशियन रहे, ट्रेड सभी कर पाए, उसके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो ये न्यूज में इसलिए आया कि भाई इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो है 5 साल इसके लिए मनाया है, ठीक है। अब ये फंड क्या है? ये फंड सबसे पहले 2017 में एस्टेब्लिश हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक प्रकार से यूनाइटेड नेशन का एक प्रकार से कन्वेंशन हुआ था 1992 में, जो एजेंडा 21 हुआ था, रियो अर्थ समिट, उसी के अंतर्गत हुआ था। तो उसमें बेसिकली जो है ये उसी के अंतर्गत ये है। और इसमें यही है कि भाई ये मैनेज बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। इसका जो यूज की जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड का, इसका पर्पज क्या है कि किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट किया जाए। तो सपोर्ट सपोर्ट डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो उसको किस प्रकार से सपोर्ट करना है? जैसे अफ्रीका की ज्यादातर कंट्री जो है डेवलपिंग है, इंडिया खुद डेवलपिंग है, तो साउथ साउथ कॉपरेशन किस प्रकार से बढ़ा के, ठीक है। यहाँ पे साउथ साउथ कॉपरेशन के बारे में दिया हुआ है कि रेफर्स टू टेक्निकल कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्री इन ग्लोबल साउथ। तो मतलब जो भी मान लीजिए इंडिया, चूंकि इंडिया जो है वो एशिया के साउथ में आ जाता है, और जो ये सारी की सारी कंट्री हैं ये सभी के सभी जो हैं अफ्रीका के साउथ में आ जाती हैं। इससे किस प्रकार से आपस में रिलेशन बढ़ाना है, समझ रहे हैं, ट्रेड किस प्रकार से बढ़ाना है, और सस्टेनेबिलिटी पे कैसे ध्यान देना है, इसके अलावा इक्वालिटी पे कैसे ध्यान देना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो साथ साथ कैसे अचीव करना है, समझ रहे हैं ना, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट किस प्रकार से करना है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आपस में दूसरे का सहयोग करके जो है, तो इंडिया में बेसिकली जो है इसमें कुछ पैसे जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इंडिया ने कुछ पैसे इसमें वो किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, लगभग $150 मिलियन। तो $150 मिलियन जो इंडिया कमिट किया है, इतना इस फंड में जो है वो कमिट करेगा, सभी कंट्री ने कमिट किया है, और ऐसा किसी किसी ना किसी सस्टेनेबिलिटी में इसमें यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब शॉर्ट न्यूज है, शॉर्ट न्यूज को हम तेजी से देखेंगे। तो फ्रेंड शोरिंग, तो फ्रेंड शोरिंग ये टर्मिनोलॉजी बस आपको पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ घुसना नहीं है आपको। तो फ्रेंड शोरिंग जो है ये पिच्ड बाय यूएस, ये टर्म है टू इंसुलेट ग्लोबल सप्लाई चेन फ्रॉम द एक्सटर्नल डिसरप्शन और इकोनॉमिक कोर्सन। होता क्या है कि भाई जब कोविड आ गया या चाइना और यूएस रसिया के बीच में कुछ इशू हो गया, इसके अलावा मतलब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ था ना, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ठीक है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इसके अलावा भी यूक्रेन और रसिया वॉर। तो इस तरह जब सिचुएशन आते हैं तो उससे क्या होता है, ट्रेड सप्लाई जो है वो बाधित होता है, समझ रहे हैं ना। तो उसका यही मतलब है कि भाई किस प्रकार से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ताकि फूड इन्फ्लेशन ना हो, उसको किस प्रकार से रोकना है, और आपस में जो कंट्री है वो किस प्रकार से आपस में कोऑपरेट करें, उसके लिए टर्मिनोलॉजी फ्रेंड शोरिंग होती है, मोटा मोटी भाषा में, जरा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज चाइना इंडियन ओशियन रीजनल फोरम। तो चाइना इंडियन ओशियन रीजनल फोरम जो है ये चाइना ने बनाया, चाइना ने ऐसा फोरम बनाया, जो भी इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़कर, इंडिया को इसने छोड़ दिया, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये आपस में चलता रहता है। तो इसने एक फोरम बनाया जिसका काम ये है कि जो भी मैरीटाइम डिजास्टर हैं, मान लीजिए सुनामी आ गई या भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया इस प्रकार से, तो बेसिकली जो है किस प्रकार से आपस में सहयोग करें, आपस में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन दें, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन,
ये सारी चीज़ें जो है चाइना ने लाया है, और जो भी नाइबरिंग कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन में उनके लिए इसमें 19 कंट्री ने एक प्रकार से इसको इंक्लूड किया है, और इंडिया को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चाइना इंडियन ओशन रीजन फॉर्म में है क्या। ठीक, नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है ये इंडियन नेवी, जो इंडियन की नेवी है, जैसे इंडियन आर्मी होती है, इंडियन एयरफोर्स होती है, वैसे इंडियन नेवी है। ठीक है, तो इंडियन नेवी जो है इसका एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस है, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होता है। तो किस प्रकार से जो मैरीटाइम इशू है समुद्र में, चूंकि इंडियन इंडियन ट्रेड भी होता है, इंडियन सिक्योरिटी भी है, तो आपस में आइडियाज एक्सचेंज करना, समझ रहे हैं ना। तो अलग अलग जो है नेवीज के एक प्रकार से जो हेड होंगे वो एक प्रकार से यहाँ पे आएंगे और अपना आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, जो भी होगा सिक्योरिटी के पर्पज से भी है और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, बस आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी के द्वारा कॉन्फ्रेंस है। ठीक, नेक्स्ट इज करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। तो आपको ये बार बार न्यूज में होगा कि भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, तो ये क्या करता है, ऐसे कुछ कंट्रीज होती हैं उनको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डालता है। तो जो भी कंट्री जो है वो डॉलर की अपेक्षा जो है अपनी करेंसी को, मान लीजिए हम लोग करेंसी रुपया है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिवैल्यू करने की कोशिश करती है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवैल्यू करने की कोशिश करती है, मतलब $1 पे ज़्यादा रुपया बढ़ाने की कोशिश करती है, उसको डिवैल्यू करने की कोशिश करती है। तो इस समय जो है उसको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देते हैं। जो यूएस होता है उसको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देता है। अगर इसने हटाया है इंडियन करेंसी को मॉनिटरिंग लिस्ट है, जो तो अच्छी बात है, ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर डाला होता करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में तो एक प्रकार से अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जिसको भी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला जाता है उससे एक प्रकार से जो यूएस है अपना ट्रेड रिलेशन जो है वो एक प्रकार से कम करना चाहता है। यूएस जो है उससे ट्रेड रिलेशन कम करना चाहता है, समझ रहे हैं ना। जिसको भी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देता है जिस कंट्री करेंसी को, उससे ट्रेड रिलेशन अपना कम करना चाहता है। अगर हटा दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल इंडिया को हटा दिया गया है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। ठीक, तो आज का जो टॉपिक था वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड नवंबर मंथ के करंट अफेयर से था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक, तो जल्दी से हम लोग करंट अफेयर खत्म करेंगे 1-2 महीने के अंदर, 2 महीने में। ठीक, तो तब तक के लिए आप जो है ये सीरीज कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलो किया कीजिए, कंटिन्यूसली फॉलो किया कीजिए, अपना नोट्स बना लिया कीजिए जो जो फैक्ट्स मैं बताता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।